सर ये बिजनेसमैन कम्युनिटी में मैंने एक टर्म सुना है पगड़ी। पगड़ी इलीगल है। तो ये देते क्यों थे? जिसका भी लैंड है वो बिल्डर के साथ एक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन कर रहा है। देखिए, दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम कि बिल्डर अप्रोच करता है प्रॉपर्टी ओनर को और वो कहता है मैं आपकी पूरी बिल्डिंग बना दूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वो बिल्डर के इंटेंशंस क्लियर नहीं होते एंड दैट लीड्स टू मल्टीपल डिस्प्यूट्स। धीरे धीरे इससे रिलेटेड केसेस भी बहुत सारे आ रहे हैं। ऐसे भी लोग समाज में घूम रहे हैं जिनका काम ही संपत्तियों पे कब्जा करना है और खाली करने के लिए दे एक्सटॉर्ट मनी। Hello everyone. Welcome you all to a new episode of this podcast series. In our today's episode, we have with us Anuj Narula sir. He is a practicing advocate at the Delhi High Court and Supreme Court. So thank you so much for coming to our show. थैंक यू अमित फॉर कॉलिंग मी ओवर। सर इंडिया में रेंटल इनकम एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है काफी लोगों के लिए एंड धीरे धीरे इससे रिलेटेड केसेस भी बहुत सारे आ रहे हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी अपनी देता है रेंट पे तो उसको क्या क्या चीजें माइंड में रखनी चाहिए? देखिए अमित, रेंटल यील्ड इज अ फुल टाइम बिजनेस एंड आई लाइक ऑल बिजनेसेस इट कम्स विद मल्टीपल कॉम्प्लेक्सिटीज। आज हम किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति में घुसा रहे हैं तो हमें उसके साथ मल्टीपल प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। दोज प्रिकॉशंस इन माय ओपिनियन आर फर्स्टली लीगल इन नेचर, दे आर प्रैक्टिकल इन नेचर एंड देयर आर सर्टेन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आल्सो इंक्लूडेड। लीगली स्पीकिंग बहुत ऑब्वियस बात है, आप एक रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, उसकी एक मियाद बनाएंगे, कितने महीने के लिए दे रहा हूँ, कितने रुपए में दे रहा हूँ। उसके बाद आप उसके डॉक्यूमेंट्स भी लेंगे, जैसे बैंक आपकी केवाईसी करता है, आप आधार कार्ड लेंगे, उसकी बैकग्राउंड लेंगे। बहुत लोग इस बारे में अवेयर हैं कि एक पुलिस वेरिफिकेशन भी करानी चाहिए किराएदार की। उसमें हमें एक फॉर्म भर के देना होता है कंसर्न पुलिस स्टेशन में। आपने फॉर्म दे दिया, पुलिस ने फॉर्म डिपॉजिट करके रख लिया, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग उसके आप वेयर अबाउट क्रेडेंशियल्स कैसे निकालेंगे? क्योंकि आप विश्वास मानिए, ऐसे भी लोग समाज में घूम रहे हैं जिनका काम ही संपत्तियों पे कब्जा करना है और खाली करने के लिए दे एक्सटॉर्ट मनी, दे आस्क मनी बिफोर कोर्ट्स फॉर सेटलिंग आउट द मैटर्स। उसमें हमें ये करना है अमित जी, माय ओपिनियन, कि उस व्यक्ति के बैकग्राउंड को आप लोकल ब्रोकर से भी पता करें। आप पता करें कि इस व्यक्ति का क्या बैकग्राउंड है, कहीं उसने कहीं और फ्रॉड तो नहीं किया हुआ, किसी संपत्ति को खाली करने में परेशान तो नहीं कर रहा। और इसके अलावा एक और काम बड़ा महत्वपूर्ण हम कर सकते हैं, जो कि ये है कि आजकल जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा, उसमें सारे केसेस ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल है। तो आप उस व्यक्ति के नाम की एक ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं, एक तफ्तीश कर सकते हैं कि कहीं इसके नाम से कोई पेंडेंसी ऑफ सिविल सूट तो नहीं है इन पास्ट और इन प्रेजेंट। इस प्रकार की सावधानियां बहुत महत्वपूर्ण है, यू नो। एंड देयर आफ्टर आई वुड लाइक टू से कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी हम कैसे करें। सबसे पहले आप उसमें एक मिनिमम लॉक इन पीरियड जरूर डालें, दैट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लैंडलॉर्ड। ऐसा ना हो कि वो आया 1 महीने में खाली करके चला गया, आपने मेंटेनेंस करी हुई है, यू हैव इनकर्ड मनी ऑन इट। आप उससे 6 महीने का 8 महीने का लॉक इन पीरियड लें अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट लें, जो भी फिक्सचर्स आप दे रहे हैं उसकी लिस्ट बनाएं, एक शेड्यूल रखें इन अटैचमेंट टू रेंट एग्रीमेंट, और फाइनली रेंट एग्रीमेंट अपना रजिस्टर्ड करवाएं। भारत सरकार को भी उसमें आप पैसा दें स्टैंप ड्यूटी के शेप में। सर मैक्सिमम जो रेंट एग्रीमेंट्स होते हैं वो 11 महीने 29 डेज के ही क्यों होते हैं? देखिए, एक व्यापारिक धारणा बनी हुई है हमारे समाज में कि 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट करा लो तो कोई परेशानी नहीं आएगी। इसकी बैकबोन ये है कि लॉ प्रिस्क्राइब्स दैट डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर लेस देन 1 ईयर नीड नॉट बी रजिस्टर्ड। अब एक आम जन जो है अपने पैसे बचाने के लिए, स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए 11 महीने की तरफ बढ़ जाता है। लीगली स्पीकिंग रेंट एग्रीमेंट फॉर 11 मंथ इज एज गुड एज रजिस्टर्ड, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अगर आप लंबी किराएदारी कर रहे हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है लीगली स्पीकिंग एंड साइकोलॉजिकली स्पीकिंग। उसमें टेनेंट्स के एडवांटेज लेने की संभावना बहुत मिनिमम है। सर अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है एंड उसकी प्रॉपर्टी मान लेते हैं वो 20,000 रुपए पर मंथ उसको रेंटल इनकम आ रही है एंड 1 साल से बियॉन्ड वो दे रहा है उस प्रॉपर्टी को रेंट पे, तो इस पे स्टैम्प ड्यूटी उसको कितनी पे करनी पड़ेगी? देखिए अमित, लॉ इस पे ये कहता है कि जो आपका 1 साल का रेंट है, मीनिंग देयर बाय 20,000 आपने बताया, 12 महीने का 2,40,000, टेंटेटिवली लगभग, मैं आपको दिल्ली का टैरिफ बता रहा हूं आज का, 1% के करीब सरकारी ड्यूटी है। और इन एडिशन जो डीड राइटर होते हैं, जो उसमें डॉक्यूमेंट राइटर इन्वॉल्व हैं, उनके नॉमिनल से चार्जेस होते हैं। तो कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसीजर नहीं है।
ऑन द अदर हैंड जो पीस ऑफ माइंड एंड लीगल सैंक्टिटी इट प्रोवाइड्स, इट्स क्वाइट वैल्यूएबल. तो आई विल अगेन सजेस्ट टू ऑल योर व्यूअर्स कि रजिस्ट्रेशन शुड बी टेकन और सीरियसली. ये स्टैम्प ड्यूटी क्या हर स्टेट की डिफरेंट है सर? हर स्टेट की, इट्स स्टेट सब्जेक्ट, तो हर स्टेट की अपने अपने टैरिफ हैं, लेकिन लगभग यही रेट रहेगा पैन इंडिया. सर व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ रेंट एग्रीमेंट्स विच आर नॉट रजिस्टर्ड. व्हिच आर नॉट रजिस्टर्ड? सी दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, बहुत ही इसके अंदर वी नीड टू हैव कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन. लेकिन नटशेल में मैं बताऊं आम जन के लिए, जो किराए का एग्रीमेंट 1 साल से बड़ा है और रजिस्टर्ड नहीं है, वो कानूनी रूप से मान्य नहीं है. प्रथम दृष्टि में प्राइमा फेसाई इट इज नॉट वैल्यूएबल, इट इज इनएडमिसिबल. हालांकि उस स्थिति में यदि कोई व्यक्ति दुर्भाग्य से फंस जाए और कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट पहुंच जाए, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस लॉ में प्रिस्क्राइब्ड हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट में. इंपाउंडिंग इज परमिसिबल, रेप्रीमेंडिंग इज परमिसिबल, पेनल्टीज आर प्रोवाइडेड. लेकिन हम उस रास्ते पे जाएं ही क्यों? अगर हमें कोई प्रिकॉशनरी रजिस्ट्रेशन करा ले तो एनी डे ही उसको मजबूती मिलती है कोर्ट के समक्ष. सर काफी टेनेंट्स को मैंने एडवर्स पोजेशन का फायदा लेते हुए देखा है. देखिए अमित, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है. पहले तो मैं ये आपके व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि एडवर्स पोजेशन से संबंधित बहुत भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं ऑन द प्रीमाइस ऑन अकाउंट ऑफ अनअवेयरनेस एंड र्यूमर्स. एडवर्स पोजेशन ये कहता है लॉ कि भाई कॉन्टिन्यूस अनइंटरप्टेड पोजेशन है आपका ऑन अ प्रॉपर्टी विच यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू, देन यू बिकम ओनर आफ्टर स्पैन ऑफ 12 ईयर्स. मोटी मोटी नटशेल में लेमैन की लैंग्वेज में ये बात है. बट लास्ट ईयर इन सुप्रीम कोर्ट इन अ लैंडमार्क जजमेंट हैज एनविसेज्ड द कंडीशंस कहां पे एडवर्स पोजेशन एप्लीकेबल होता है. कोई किराएदार अगर ये बोले मैंने 6 महीने किराया दिया और 8 साल किराया नहीं दिया, तो he will not get benefit of adverse possession. Once a tenant is always a tenant, right? Rather it is a case of permissive possession. आप कब्जे में थे परंतु मकान मालिक की परमिशन से थे, right? Therefore adverse possession is altogether different subject. It is not applicable to landlord tenant relationship. कोई भी किराएदार अगर adverse possession का लाभ लेना चाहता है तो he is mistaken. उसमें कोई बेनिफिट वाली बात नहीं है. अदरवाइज एडवर्स पोजेशन इज यूजुअली एप्लीकेबल इन दोज केसेस जहां पे आपने हॉस्टिलिटी के साथ किसी संपत्ति में आप घुस गए हैं, इट वॉज वेल विद इन नॉलेज ऑफ द लैंडलॉर्ड और ओनर, योर पोजेशन इज होस्टाइल एंड देन यू कंटिन्यूड फॉर 12 years and there was no action initiated by the landlord, then you can take a shield कि I cannot be ousted from this property at this stage. किराएदारी में तो once a किराएदार always a किराएदार सर, even if rent is not paid. सर ये बिजनेसमैन कम्युनिटी में मैंने एक टर्म सुना है पगड़ी, एंड इससे रिलेटेड वो आजकल बहुत परेशान भी रहते हैं. तो ये होता क्या है? देखिए दिस इज द क्लासिक एग्जांपल जहां पे लॉज ऑफ दिस कंट्री आर नॉट कनेक्टेड टू द ग्रास रूट्स अनफॉर्चुनेटली. मैं आपको दिल्ली का उदाहरण देता हूं क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हैं. दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट सेज कि एनी प्रीमियम टू द प्रॉपर्टी इज नॉट एक्सेप्टेड, इज इलीगल. पुराने समय में क्या होता था अमित जी, जब भारत आजाद हुआ देयर वर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ रेफ्यूजीज इन द कंट्री. दे केम टू दिल्ली. उन्होंने जब संपत्तियां किराए पर ली, किराए के साथ साथ एक रकम भी थी अपने मकान मालिक को, 10 लाख 20 लाख 50 हजार जो भी उस टाइम का प्रिवेलिंग इंडेक्स था, और वो पैसे भी दिए और किराया भी दिया. 10 साल बाद 20 साल बाद जब खाली कराने के दावे आए तो किराएदार अमूमन यही कहते हैं कि हमने तो पगड़ी भी दी हुई है. देखिए पगड़ी को लॉ एक्सेप्ट नहीं करता, पगड़ी इलीगल है, पगड़ी की कोई रिफंड वैल्यू नहीं है. सर तो ये देते क्यों थे? उस समय से प्रॉपर्टी का प्रेशर था, डिमांड एंड सप्लाई का खेल था, आबादी सडनली बढ़ गई और इतनी डेवलप्ड नहीं थे एरियाज. यू नो इट्स नॉट ब्लैक मनी, यू नो ब्लैक मार्केट का एक प्रीमियम है प्रॉपर्टी का विच यू हैव टू गिव. लेकिन कोई वो सोचे कि किराएदार की उससे प्रोटेक्शन मिल जाएगी या उससे कोई रिफंड मिल जाएगा, सॉरी लॉ डू नॉट अलाउ इट. तो अगर सर ए बी को पगड़ी देता है एंड उसकी शॉप रेंट पे ले लेता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी शॉप की वैल्यू थी उस समय 50 लाख रुपए एंड वो 5 लाख रुपए पगड़ी दे देता है, तो कल को अगर ए बी की शॉप परचेज करना चाहेगा तो क्या ये 5 लाख का अमाउंट उससे डिडक्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा. दैट इज अप टू देयर म्यूचुअल कंसेंट एंड विल. वो 5 लाख रुपए देखो अनअकाउंटेड है ना, लीगल सैंक्शन उसकी नहीं है ओके. अनफॉर्चुनेटली. एंड एन वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इन दिस, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि अर्लियर देयर वाज अ प्रोटेक्शन दैट बोनाफाइड नेसेसिटी क्लॉज वाज नॉट एप्लीकेबल टू कमर्शियल प्रॉपर्टीज. बोनाफाइडी अपनी निजी आवश्यकता के आधार पर जो खाली हो रही है दुकानें आज दिल्ली में, दिल्ली 6 में पर्टिकुलरली, वो पहले कमर्शियल दुकानों पे लागू नहीं होता था. सुप्रीम कोर्ट इन 2009 बाय वर्च्यू ऑफ ए जजमेंट इसको कमर्शियल पे भी उन्होंने एनहांस किया, एक्सपेंड किया उसका हॉरिजन, और अब दुकानें एज वी कैन सी बहुत टेनेंट्स परेशान हैं और दुकानें खाली हो रही हैं सर.
सर आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये बिल्डर फ्लोर का कंसेप्ट बड़ा फेमस हो रहा है। जिसका भी लैंड है वो बिल्डर के साथ एक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन कर रहा है। तो इसके बारे में आप प्लीज एक्सप्लेन करिए हमें। अमित जी, आपने बहुत ही इवॉल्विंग और फ्रेश प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी को टच किया है। बहुत केसेस ऐसे आ रहे हैं कि बिल्डर अप्रोच करता है प्रॉपर्टी ओनर को और वो कहता है मैं आपकी पूरी बिल्डिंग बना दूंगा, 4 फ्लोर आर परमिटेड इन दिल्ली, एक फ्लोर मैं ले लूंगा, सिंपल, नीट एंड क्लीन। बट अनफॉर्चुनेटली वो बिल्डर के इंटेंशंस क्लियर नहीं होते एंड दैट लीड्स टू मल्टीपल डिस्प्यूट्स। ऐसे भी केसेस हैं जहां पे प्रॉपर्टी सेटिस्फैक्ट्री नहीं बनी, ऐसे भी केसेस हैं जहां प्रॉपर्टी ही नहीं बनी एंड द बिल्डर इज एब्सकॉन्डिंग। फिर क्रिमिनल केसेस, एफआईआर, और ओरिजिनल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी लैंड्स इन टेनांटेड प्रीमाइसेस, वो तो खुद किराए पर रह रहा है बेचारा। तो इसमें बहुत प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। सबसे पहली बात, जो भी आप कोलेबोरेशन एग्रीमेंट करेंगे बिल्डर से, अगेन इट हैज टू बी रजिस्टर्ड। आप भारत सरकार को इसमें इन्वॉल्व करें, स्टैंप ड्यूटी पे करें, उस डॉक्यूमेंट की सैंक्शन क्रिएट करें। दूसरी बात, आप उसके अंदर एक क्लॉज ये डालें इफ पॉसिबल कि द फ्लोर कैन नॉट बी सोल्ड जब तक प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं होती। इससे कोई भी वो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाएगा। उसका एक मोटिवेशन रहेगा कि मैं संपत्ति बना दूं, उसी के बाद उसको प्रॉफिट वो बना पाएगा। तीसरा, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज आप उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज जरूर इन्वोक करें। आर्बिट्रेशन एक फास्ट प्रोसीजर है, सरल प्रोसीजर है, जिसमें न्याय भी अपेक्षाकृत जल्दी मिलता है। और अगेन, सिंस इट परटेन्स टू प्रॉपर्टी, इसमें हमारे कंट्री में ब्लैक मनी इज क्वाइट इन्वॉल्व, तो आप मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स जेन्युइन करें। इसमें दोनों पार्टीज को सजग रहना चाहिए। सर अब अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी बिल्डर को दे रहा है एंड कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन कर रहा है, अब वो कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, पहली बात तो उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि वो कोलैबोरेशन एग्रीमेंट रजिस्टर्ड भी नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि जो टाइम पीरियड उसमें दे रखा है जिसमें बिल्डर को कंस्ट्रक्शन करना है, बिल्डर ने उस टाइम पीरियड में कंस्ट्रक्शन किया भी नहीं है। और तीसरी चीज़, चौथी चीज़ ये है कि काम भी नहीं हो रहा। काम भी नहीं हो रहा है। ओके। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में एक विक्टिम क्या कर सकता है? देखिए, दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। आपने जो 4 परम्यूटेशंस लगा दी, ये चारों बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आपका टाइम लैप्स हो गया, आपकी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, डॉक्यूमेंट अनरजिस्टर्ड, राइट? तो पहली बात तो ये है कि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के जो परिणाम है वो आपको फेस करने पड़ेंगे, विच इज लाइक पेनल्टी विच कैन बी इम्पोज बाय द कोर्ट। लेकिन मेरा सुझाव यही होगा कि आप इमीडिएटली कोर्ट जाएं, मुकदमा फाइल करें और सबसे पहले स्टे लें, क्योंकि आपने कोलैबोरेशन एग्रीमेंट में एक फ्लोर उसको देने का प्रॉमिस किया हुआ है। कहीं वो उसको थर्ड पार्टी को सेल ना कर दे, अर्नेस्ट मनी ना पकड़ ले, कोई इंटरेस्ट ना क्रिएट कर दे। तो सबसे पहले अ स्टेटस क्यू हैज टू बी मेंटेन फॉर प्रॉपर्टी। इन एडिशन देयर ऑफ, आप उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगे कि ही मे बी डायरेक्टेड टू फुलफिल हिज पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, ही हैज डेवलप्ड एग्रीमेंट एंड अ प्रॉमिस टू मी। और एक वाला सलाह मैं आपको और देना चाहूंगा, बड़ी महत्वपूर्ण। आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी एफआईआर भी कराएं चीटिंग की, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति प्रॉमिस करके काम कंप्लीट नहीं कर रहा विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, दैट इज एन ऑफेंस, राइट? तो इसमें ये सारे व्यक्ति को काम करने चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए, एंड सूनर और लेटर देयर विल बी आउटकम पॉजिटिवली। एंड सर अगर बिल्डर ने पोजेशन ले लिया है अपने पास एंड विक्टिम को वो पोजेशन नहीं दे रहा है, तब उस केस में विक्टिम क्या करेगा? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। यूजुअली स्टीरियोटाइप मैनर में लोग बाग पोजेशन हैंडओवर करके दे देते हैं। तो अनदर प्रिकॉशन आई वुड लाइक टू ऐड कि आप पोजेशन कभी ना दें बिल्डर को। आप बोले हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा पोजेशन है, यू आर रीडेवलपिंग इट, और एट मोस्ट इट्स इनटू द जॉइंट पोजेशन ऑफ द बोथ द पार्टीज। अगर आपने पोजेशन दे दिया है तो देखिए, इट्स अ सिंबॉलिक पोजेशन अल्टीमेटली। तो उसमें आप कोर्ट जाएं और सारे अपने जो है रिलीफ कोर्ट से मांगे, बट पोजेशन विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट थिंग। सर सब लेटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम भी लोग फेस कर रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा, कि किसी ने किसी को अपनी प्रॉपर्टी दी एंड उसके बाद वो सबलेट हो गई। तो इससे रिलेटेड क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? देखिए हमें, सबलेटिंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट। मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं, आपको तो पता ही है कि दिल्ली में किराएदारी 2 प्रकार की है। पहली किराएदारी दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट की है, जहां मोटे मोटे तौर पर किराया 3500 रुपए से कम है। दूसरी किराएदारी है जहां 3500 से किराया ज्यादा है। दोनों किराएदारियों के अलग प्रोसीजर हैं, अलग प्रोटेक्शन हैं। अब जो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट वाली किराएदारी है, विच इज लेस देन 3500, उसमें सबलेटिंग इज अ ग्राउंड ऑफ एविक्शन। सीरियस उसके परिणाम है। तो मैं सब किराएदारों को यह सलाह देना चाहूंगा कि सबलेटिंग ना करें। वो अगर लैंडलॉर्ड के संज्ञान में आ जाएगी तो आपकी दुकान चली जाएगी। उसमें बड़ा सेटल्ड लॉ है दैट नो सबलेटिंग कैन बी क्रिएटेड विदाउट रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, दैट इज व्हाट द स्टैट्यूट सेज। तो सबलेटिंग के बड़े सीरियस परिणाम हैं हमारे दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में, जैसा मैंने आपको बताया।
फिर बात आती है 3500 से ऊपर वाली किराएदारी, जो कॉन्ट्रेक्चुअल किराएदारियां हैं, 11 महीने, 24 महीने, कमर्शियल टेनेंसीज। उसमें अगर आप सबलेटिंग करते हैं, तो अगेन दैट इज ऑल्सो एन ग्राउंड ऑफ एविक्शन, बिकॉज दैट विल बी अ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। तो कभी भी सबलेटिंग आप करें तो उसके लिए रिटर्न परमिशन लेना बहुत जरूरी है लैंडलॉर्ड की। तो मैं सब लैंडलॉर्ड्स को कहना चाहूंगा कि एक लाइन आपके एग्रीमेंट में हमेशा होनी चाहिए, दैट नो सबलेटिंग विल बी क्रिएटेड विदाउट कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड। ठीक है जी। अब अगर कोई सबलेटिंग कर भी देता है, इवन इफ देयर इज सम क्लॉज और नॉट, तो दैट इज अ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है जी। तो किराएदार इसमें क्या फेस करेगा? ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट के जो कॉन्सिक्वेंसेस है, आपको पोजेशन हैंड ओवर करना पड़ेगा, आप डैमेजेस के लिए भी ड्यूटी बाउंड है। जब तक सब लेटर चाबी नहीं देता, तब तक के मीन प्रॉफिट्स डैमेजेस आप देंगे। तो इट विल बी अ सीरियस इशू फॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेनेंट। सर अगर किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस फाइल हो जाता है तो कितने साल लगते हैं जजमेंट आने में? देखिए, इन इंडिया जुडिशियल सिस्टम इज अ स्लो प्रोसेस। यू हैव टू अप्रिशिएट कि कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट आ गई हैं, जिसमें अगर किराएदारी कमर्शियल है, कोई आपने शोरूम के लिए, दुकान के लिए, गोडाउन के लिए जगह किराए पे दी थी, किराया 3500 से ऊपर था, तो कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट में बहुत उम्मीद की किरण है, काम जल्दी होता है। बट फिर भी टेंटेटिवली एवरेज समय आप 2 से 3 साल का मान के चलें कंटेस्टेड केसेस में। एंड देर आर केसेस जहां पे टेनेंट्स कोर्ट में आके चाबी दे देते हैं फर्स्ट डेट सेकंड डेट पे, और क्वांटम ऑफ रेंट का सिर्फ इशू रह जाता है, एरियर ऑफ रेंट का इशू रह जाता है। तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो है, तो इट्स बेटर टू इवेड ऑल द टेक्निकलिटीज और हम सीधे रास्ते पे चलें कि ऐसी नौबत ही ना आए। सर अगर रेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस फाइल हो जाता है तो इसकी जजमेंट कितने साल में आती है? सी इट डिपेंड्स। जैसा हमने डिस्कस किया कि जिनकी किराएदारियां 3500 से कम है, दैट प्रोसीजर विल बी एडजुडिकेटेड बाय रेंट कंट्रोलर। वहां जज साहब रेंट कंट्रोलर होंगे, प्रोसीजर दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट का होगा, वहां पे अलग समय सीमा है। जो आपकी नॉर्मल किराएदारियां हैं 3500 से ऊपर वाली, उन प्रकार के केसों में एक समय था, अमित विश्वास मानना, 10-10, 12-12 साल लग जाते थे। बट सिचुएशन अब बहुत बेहतर है। अब हमारा कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट भी आ गया है इन केसेस ऑफ कमर्शियल टेनेंसी, और नॉर्मल किराएदारी भी एक 3 से 4 साल के अंदर डिस्पोजल सूट का हो जाता है, कंडीशनली आपका लॉयर बढ़िया हो, वो तकनीकी रूप से मजबूत हो, वो सारे प्रोसीजर को गहराई से समझता हो, और आपका केस एक विजिलेंटली कंटेस्ट किया जाए। तो सिचुएशन पहले से बेहतर है, बट अल्टीमेटली जुडिशियल सिस्टम इज वेरी स्लो इन दिस कंट्री। सर मेरे एक रिश्तेदार हैं दिल्ली में जिनकी एक बहुत प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी में लमसम 8-9 दुकानें हैं जो कि उन्होंने 30-30 सालों से रेंट पे दे रखी हैं। अब जो टेनेंट हैं वो उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं कर रहे हैं एंड उनसे लाखों रुपए मांग रहे हैं। देखिए, इस प्रकार का कोई भी लैंडलॉर्ड जो है, अगर उसको हरास कर रहे हैं उसके टेनेंट्स और किराया भी नहीं दे रहे, तो नॉन पेमेंट ऑफ रेंट पे एविक्शन मांगे कोर्ट से। और साथ के साथ वो अपनी निजी आवश्यकता के लिए, जिसे हम बोनाफाइड नेसेसिटी का लॉ कहते हैं, 14(1)(e) ऑफ दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, उसमें भी एविक्शन पिटीशन फाइल करे और अपनी चाबी कोर्ट के माध्यम से ले। अब समय और ट्रेंड और जुडिशियल ऑब्जर्वेशन, रेंट ज्यूरिस्प्रूडेंस इतना इवॉल्व हो चुका है कि लैंडलॉर्ड्स को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। टेनेंट्स अब आपको हैरास नहीं कर सकते, आपकी संपत्ति का दुरुपयोग भी नहीं कर सकते। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये भी है, जो लॉ प्रिस्क्राइब करता है, कि हर 3 साल में 10% का इंक्रीमेंट लैंडलॉर्ड का अधिकार है। वो कंपाउंडेडली हर 3 साल में 10-10% बढ़ता जाएगा। अगर वो नहीं देते हैं टेनेंट्स, तो दे विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेज एज पर लॉ। तो एनहांसमेंट के लिए भी मकान मालिकों को सजग रहना चाहिए। सर इससे रिलेटेड कोई इंटरेस्टिंग केस जिसमें आपने डील किया हो? अमित, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त बहुत नाजुक सब्जेक्ट होता है। आपकी विजिलेंस, आपकी सजगता कम हुई और फ्रॉड होने में समय भी नहीं लगेगा। इन फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड यू विल बी सब्जेक्टेड टू चीटिंग। मेरे एक केस में, मैं जाहिर सी बात है नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट इन वन ऑफ माय मैटर व्हाट हैपेंड, देयर वर 2 ब्रदर्स। फादर की डेथ हो गई एंड दे वर इनटू पोजीशन ऑफ 4-5 प्रॉपर्टीज, ऑल सिचुएटेड इन साउथ दिल्ली, ऑल प्रीमियम प्रॉपर्टीज। पिताजी के मरने के बाद दोनों वसीयत लेके आ गए, मैं मालिक, मैं मालिक। इन एडिशन देयर टू, दोनों ने प्रॉपर्टीज 2-2 बंदों को बेच दी। फॉर अ सिंगल प्रॉपर्टी दे क्रिएटेड 2 एग्रीमेंट टू सेल इन फेवर ऑफ ए, बी, द अदर ब्रदर क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सी एंड डी। Till the time the thing came out, it led into multiple cases and multifarious litigation and arbitrations. Matter was prolonged for more than 10 years. And unfortunately, original brothers have left for heavenly abode. They are not in this world, but cases are still alive. इसलिए मेरा कहना यह है कि जब भी आप संपत्ति खरीदें, आपको इसके अंदर बहुत सजग रहना पड़ेगा। ओरिजिनल कागज देखे बिना आप कभी बयाना नहीं करेंगे। आप विल के बेस पे
कभी बयाना नहीं करेंगे। अगर विल है तो आप पहले उसका लेटर ऑफ सक्सेशन और प्रोबेट वगैरह ऑब्टेन करें कोर्ट से, और हमेशा संपत्ति खरीदते हुए बैंक लोन अवश्य लें, चाहे आपको आवश्यकता ना भी हो। उसका बेनिफिट ये होगा कि ऑल द ड्यू डिलिजेंस विल बी डन बाय बैंक। बैंक उसके अंदर एक इंटरेस्टेड पार्टी हो गया, बैंक कागज चेक करेगा, बैंक प्री एग्जिस्टिंग लोन चेक करेगा, बैंक टाइटल चेक करेगा, तो उसमें आपकी मजबूती काफी हद तक बढ़ जाती है। अदरवाइज आपने कोई भी गलती करी एंड यू विल बी स्लिपिंग इन अ वाइल। और अमित, इस मामले में मैं तुम्हें, अब तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें एक और बड़ा अच्छा केस बताना चाहूंगा, जिसमें हस्बैंड और वाइफ थे। हस्बैंड को प्रॉपर्टी मिली थी बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, बाय वे ऑफ विल, इनफैक्ट उनकी मदर उनके नाम पे वसीयत कर ली थी। व्हाट दैट जेंटलमैन डिड कि उसने एक सेल डीड क्रिएट करी अपनी वाइफ के फेवर में। अब दो टाइटल बना लिए घर में, एक विल से फ्लो कर रहा है और एक बाय वे ऑफ सेल डीड कर रहा है। वाइफ गई एक पर्टिकुलर प्राइवेट एनबीएफसी बैंक के पास और लोन ले आई ऑन बेसिस ऑफ सेल डीड। ऑन दैट वेरी सेम प्रॉपर्टी हस्बैंड ने सेल डीड को कंसील किया और मम्मी के विल के बेस पर पंजाब नेशनल बैंक से, सरकारी बैंक से, बाय रीजंस बेस्ट नोन टू हिम व्हाट प्रोसीजर ही फॉलोड, दोनों को लोन मिल गए। अब प्रॉपर्टी एक, कोलेटरल दो, और बेनिफिशियरी हैविंग फन। 3 साल तक यू विल बी सरप्राइज टू रियलाइज ईएमआई जा रही है, दोनों बैंकों की जा रही है। व्हेन ईएमआई डिफॉल्टेड एंड बैंक केम, दे रियलाइज देयर आर नो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, देयर थर्ड पार्टी इंटरेस्ट हैज बीन क्रिएटेड। तो ऐसा भी हो जाता है कि एक संपत्ति दो दो बैंकों में गिरवी हो। और आप अगर मुझे इजाजत देंगे, आई विल टेक 2 more minutes ऑफ यू, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस, डेफिनेटली सर। which is a classic case and one of the most challenging case of my career till date is, एक आदमी के पास प्रॉपर्टी थी, उसका था सेकंड फ्लोर विद रूफ, राइट सर। उसने सेकंड फ्लोर बेची ए को और रूफ बेची बी को। बी सेड कि यार मैं तो रूफ ले रहा हूं, मैं तो इसमें लोन लूंगा। तो माय क्लाइंट हु इज अ सेलर, हु इज अ बोनाफाइड सेलर, said no problem, you take a loan, I have no problem. That B buyer went to some government bank and said कि ये तो सेकंड फ्लोर यहाँ पे एग्जिस्ट करती है and give me a loan. बैंक आया नहीं आया, I don't know, वेरिफिकेशन क्या हुई क्या नहीं हुई, and an X amount running into lakhs was given as a loan to buyer. Buyer was a fraud subsequently as the luck would have it. EMIs डिफॉल्ट हो गई, NPA हो गया। जब वो सरकारी बैंक साइट पे आया, उसने कहा यहाँ तो कोई फ्लोर ही नहीं है, ये तो रूफ थी। सेलर से पूछा, विच इज माई क्लाइंट, सेलर सेड मैंने कब बोला ये फ्लोर है, दिस इज रिटन सेकंड फ्लोर सोल्ड अगेंस्ट दिस अमाउंट ऑफ मनी, यू आर द बैंकर, यू आर द लेंडिंग मनी। आपने कुछ सर्वे किया नहीं किया, बैंक केम इनटू पैनिक, बैंक रजिस्टर्ड एफआईआर अगेंस्ट जो बोरोवर था, ही इज अ कल्प्रिट, नो डाउट अबाउट इट। व्हाट दिल्ली पुलिस डिड, दे आल्सो इंप्लिकेटेड माय क्लाइंट। दे सेड वेयर वर यू व्हेन द लोन वाज पास्ड, ही सेड कि मैंने जब रजिस्ट्री करवाई, इट वाज सोल्ड ऑन एज इज वेयर इज बेसिस, राइट। देयर इज नो डाउट, मैंने कोई डिक्लेरेशन नहीं दी कि हाउ मच इट इज कंस्ट्रक्टेड, व्हेन इट वाज कंस्ट्रक्टेड। वो सेड नो नो, इट इज नॉट अ फ्लोर, इट इज अ रूफ। नाउ माय क्लाइंट इज सफरिंग बीइंग अ बोनाफाइड सेलर। उसने तो छत को छत के पैसों में बेचा सर, बट ही इज फेसिंग क्रिमिनल केसेस। ही अनफॉर्चुनेटली had to face incarceration as well for some time, and this is the only case of negligence. अगर वो ध्यान से बेचता तो he would not be into this criminal. So thank you so much for coming to our show. Thank you so much, Amit, for calling me over, and I would like to add that you are doing such a wonderful job by creating awareness in general public. Thank you so much, sir. I appreciate.